हेलो ऑल। तो आज हम लोग लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में कि उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। जैसा कि हम सब लोगों को पता है या हम सब लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डेवलप होने की बात करती है, और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे देश में म्यूनिसिपैलिटी के डेवलप होने की बात करती है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है हम लोगों को अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेगी, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ये हम लोगों को रूरल एरियाज़ में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 90% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, तो यही कारण है हमारे प्रदेश के लिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी रेलिवेंट है। नो डाउट हम लोग 74th या म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ज़्यादा ध्यान से जिस टॉपिक को हमने कवर करना है दैट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर? अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश का के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, नो डाउट 73rd अमेंडमेंट जो है वो संविधान में की गई और संविधान में बताया गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फॉर्मेशन करनी है, एस्टेब्लिश करना है, लेकिन उन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की जो पावर है, जो अथॉरिटी है वो स्टेट के पास है, राज्यों के पास है। यानी कि हर स्टेट जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को या पीआरआई जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट पास करेगा, और इसी तरह से जो है वो उस राज्य में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का निर्माण होगा, क्योंकि जो पीआरआईज हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये स्टेट लिस्ट में आते हैं और स्टेट या राज्य जो हैं वही इनके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं, वही उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको मैं थोड़ी सी आसान भाषा में समझाऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने पूरे का पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, उसने पूरे का पूरा छकड़ा दे दिया कि किस तरह से जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्टेट्स में या किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हमारे देश में बनाया जाए। अब वो फंक्शन कैसे करेंगे, उनके ऊपर इलेक्शन किस तरह से होंगे, वो सारे के सारी पावर जो वो स्टेट्स के पास दे देगी। यही कारण है हर एक स्टेट ने अलग अलग टाइम पीरियड में एक्ट्स पास किए फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जहां पे 1994 में हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेचर के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लेजिस्लेचर के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो है वो दो अलग अलग एक्ट्स पास किए गए, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो है वो इन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी डेवलपमेंट होती हुई हम लोगों को देखने को मिलती है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर थोड़ा सा डाउट आ रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि पीआरआईज जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस तरह से डेवलप होंगे। क्लियर? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप में से ही किसी एक डिस्ट्रिक्ट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कांगड़ा का एग्जांपल ले लेता हूँ। क्लियर? अब कांगड़ा की मैं बात करूंगा तो कांगड़ा में जो कुछ एरियाज़ है वो रूरल एरियाज़ है और कुछ एरियाज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ है। तो ऑब्वियस सी बात है जो कांगड़ा के अंदर अर्बन एरियाज़ होंगे उनके जो सेल्फ गवर्नेंस है, यानी कि सबसे ऊपर सेंटर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, यूनियन गवर्नमेंट है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है जैसे हमारे जो है वो सीएम है इस टाइम पे जयराम ठाकुर जी। उसके बाद जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस जो होता है दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नेंस। लोकल सेल्फ गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो उनमें अर्बन लेवल के ऊपर जो है वो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ आ गई। क्लियर? जो कांगड़ा के अर्बन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी, और जो पालमपुर वगैरह धर्मशाला। क्लियर? और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या पीआरआईज। पहली बात क्लियर हुई? क्लियर? अब इसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज होंगे वहां पे पंचायत का स्ट्रक्चर देखो किस तरह से देखने को मिलेगा। जो पंचायती स्ट्रक्चर है वो 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? 3 टियर्स होंगे, 3 लेवल्स होंगे उसके, जिसमें सबसे पहले होगी ग्राम पंचायत। समझा देता हूँ इसको भी जिनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आपको पता होगा 73rd एंड 74th के बारे में, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो सबसे नीचे ग्राम पंचायत आ जाती है, उसके बाद जो है वो पंचायत समिति आती है। क्लियर? सेकेंड टियर जो है वो पंचायत समिति का है, सेकेंड लेवल। क्लियर? जैसे बिल्कुल म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, फिर स्टेट है, फिर सेंटर है, वैसे ही इनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके बाद टॉप पे जो आती है वो आपकी आती है जिला परिषद। क्लियर?
तो ग्राम पंचायत बिल्कुल लोएस्ट लेवल आ गया, फर्स्ट लेवल आ गया, सेकंड पंचायत समिति आ गया, थर्ड जो है वो जिला परिषद आ गया। उसी तरह से अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूंगा तो वो देखा जाएगा कि अर्बन एरिया जो है वो किस तरह के है, यानी कि बहुत बड़ा अर्बन एरिया है तो उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाएगा। अब देखो यार, पहले क्या हुआ करता था कि जिस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से ज़्यादा हुआ करती थी, उस एरिया को, उस अर्बन एरिया को जो है वो कॉर्पोरेशन में डाल दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने उस नंबर को चेंज कर दिया और 40,000 कर दिया, यानी कि 40,000 से ज़्यादा जिसकी संख्या होगी वहाँ पे कॉर्पोरेशन बनेगा। क्लियर। उसके बाद अगर अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 40,000 से कम है तो वहाँ पर जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल बनेगी, यानी छोटा अर्बन एरिया बनेगा। और जहाँ पे पॉपुलेशन और कम है वहाँ पे जो है वो आपकी नगर पंचायत बनेगी। तो आसान भाषा में ये जो नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये डिसाइड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो अर्बन एरिया है उसका साइज किस तरह से, उसका साइज कम है, ज़्यादा है, उसकी पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है या कम है, वो बताएगा कि वहाँ पे कॉर्पोरेशन बनेगा, काउंसिल बनेगा या नगर पंचायत बनेगी। होता क्या है कि अगर कॉर्पोरेशन कोई बन जाता है तो कॉर्पोरेशन के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए हमारे लेजिस्लेचर ने एक म्यूनिसिपलिटी एक्ट पास किया है, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया है, जो अभी तक सिर्फ जो है वो शिमला के पास ही हुआ करता था। क्लियर। तो अभी जो कॉर्पोरेशन बनने से जो वो थोड़ी सी पावर जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास ज़्यादा आ जाती हैं। यही कारण है कि अभी कोशिश तो की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेशंस जो हैं उनका निर्माण हमारे प्रदेश के अंदर किया जाए। वैसे अभी आपने देखा भी है कि नई कॉर्पोरेशंस जो हैं वो हमारे प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। टोटल 4 कॉर्पोरेशंस हो गई हैं, पहले 2 ही हुआ करती थी। क्लियर। तो ये जो बेसिक चीज़ है, आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि अर्बन एरियाज़ तो समझना फिर भी आसान है। अगर मैं रूरल एरियाज़ की थोड़ी सी बात करूँगा तो देखो आसान भाषा में समझो कि लेट अस सपोज एक पूरे की पूरी डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट आ गया, मान लो कांगड़ा आ गया। अब इस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया जाएगा, अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया जाएगा। ये एरियाज़ जो है ये एरियाज़ रिप्रेजेंट करेंगे तुम्हारे, ये जिला परिषद 1 आ गया, जिला परिषद 2 आ गया, जिला परिषद 3 आ गया, जिला परिषद 4 आ गया, 5वां आ गया और 6वां आ गया। इसी जिला परिषद के एरियाज़ में जो है वो फर्दर ब्लॉक में डिवीजन होगा और इस ब्लॉक का को जो है वो हम लोगों ने कहा, यानी कि यहाँ से जो लोग इलेक्ट होके आएंगे उनको हम लोगों ने कह दिया वो क्या हो जाएगी, आपकी पंचायत समिति हो जाएगी। और इसी ब्लॉक के अंदर जो है वो आपको मल्टीपल ग्राम सभा देखने को मिलेगी, जहाँ से जो है वो आपकी ग्राम पंचायत जो है वो इलेक्ट होके आएगी। तो आसान भाषा में होगा क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये छोटा सा एरिया है, क्लियर, ये ग्राम पंचायत है। क्लियर। अब ये ग्राम पंचायत जो है वो किसी न किसी ब्लॉक के अंदर होगी और ये जो ब्लॉक जो है वो किसी न किसी जिला परिषद के अंदर होगा। तो जब भी आप लोग वोट डालने जाते हो तो आप लोग हमेशा किस किस को वोट डालते हो, आप वोट डालते हो अपने पंच को। पंच किसका मेंबर है, ग्राम पंचायत का मेंबर है। आप वोट किसको डालते हो, प्रधान को। प्रधान किसका मेंबर है, ग्राम पंचायत का मेंबर है। आप वोट किसको डालते हो, बीडीसी को, जो ब्लॉक डेवलपमेंट का कॉर्पोरेटर होता है आपका। तो ब्लॉक डेवलपमेंट का मतलब जो यहाँ पे बंदा खड़ा होगा। उसके बाद आप एक वोट डालते हो जिला परिषद का, यानी कि इस पूरे एरिया में जिला परिषद के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होगा। तो आसान भाषा में आप लोग जब वोट डालते हो तो आप लोग जिला जो ग्राम पंचायत है उसके भी मेंबर हो, आप लोग ब्लॉक के मेंबर भी हो, यानी कि उसके जो है वो इलेक्टोरल भी हो, और उसके साथ साथ आप जिला परिषद के भी इलेक्टोरल हो, जहाँ पे आप लोग जो है वो इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आसान भाषा में मैं जिला परिषद के लिए भी वोट डालूंगा, मैं पंचायत समिति के लिए भी वोट डालूंगा, मैं विलेज पंचायत के लिए भी वोट डालूंगा और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करूंगा। तो जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव ग्राम लेवल के ऊपर होगा, प्रधान वगैरह, वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल की प्रॉब्लम सुनेगा। जो ब्लॉक लेवल के ऊपर होगा, अब वहाँ पे और मल्टीपल पंचायतें होंगे, उनमें आपकी बात मनवानी है, क्लियर है, तो वो आपकी जो ओपिनियन है वो ब्लॉक लेवल के ऊपर सबके सामने रखेगा। और उसी तरह से जब जिला परिषद में मल्टीपल ब्लॉक वाले लोग जाएंगे तो वो अपने एरियाज की डिमांड जो है वो जिला परिषद में रखेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपकी एक अथॉरिटी होगी, जहाँ से मेनली पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद जो रूरल एरियाज है वहाँ के लिए पॉलिसी मेकिंग की जाएगी। तो इस तरह से जो है वो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में भी ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए गए, उन्हीं में इसी चीज़ को मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी राज्य जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है, तो हिमाचल की तो 20 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो 3 टियर के होने चाहिए, यानी कि 3 लेवल के होने चाहिए। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। तो यही कारण है जब हिमाचल प्रदेश में पंचायती एक्ट को पास किया गया, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट को जब पास किया गया, तो उसमें भी हिमाचल में 3 एक्ट रखने ही रखने थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्ट्रक्चर दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शंस होंगे वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा,
इसके साथ साथ पंचायती इलेक्शन का जो हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसने कहा कि जो पंचायती राज एक्ट इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको फाइनेंसेस देना, उनको पैसा देना जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसके साथ साथ कितना पैसा देना है, किस तरह से देना है, इसके लिए जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट की जाएगी। क्लियर, ये भी सारा जो है वो हमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर देखने को मिलता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे लोगों के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल के ऊपर, उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। ये भी हमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखने को मिलता है। तो आसान भाषा में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है वो हमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर और पूरे का पूरा ढांचा दे दिया गया कि इस तरह से होने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अब उसमें फिक्स कर दो, उसमें मिला दो कि तुम्हारे यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है उसका मतलब क्या है, या तुम्हारे यहाँ पे जो ग्राम पंचायत बनेगी, पंचायत बनने के लिए कितने मेंबरों की जरूरत है, या एक पंचायत के अंदर कितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा और स्टेट टू स्टेट डिसाइड होगा कि किस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा ब्लॉक लेवल का, जिला परिषद का, और जो तुम्हारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है या जो आपकी ग्राम पंचायत है। क्लियर, तो इस तरह से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िए और अंडरस्टैंडिंग होगी आज के टॉपिक की, क्योंकि हमारा जो पूरा कंटेक्स्ट है ये हिमाचल प्रदेश के ऊपर ही है। तो मैं लेक्चर को अभी धीरे धीरे जो वो हिमाचल प्रदेश की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। क्लियर, बाकी जो पॉलिटी में आपने पढ़ा है वो नॉलेज भी आपका नो डाउट यहाँ पे काफी काम आएगा। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अब देखो कहानी क्या है कि अगर मैं बात करूं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेट लिस्ट है उसका पार्ट है। स्टेट लिस्ट के पार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लॉ बनाया जा सकता है वो स्टेट के द्वारा ही बनाया जा सकता है। यूनियन गवर्नमेंट कभी भी लॉ पास नहीं करेगी। और हमेशा से ही, यानी कि जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तो 1950 के बाद हर एक राज्य के पास पावर थी, क्योंकि उसके पास स्टेट लिस्ट में अथॉरिटी है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक्ट पास कर सकता है। तो हर एक स्टेट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, PRIs जो है, पंचायतें जो है वो बना सकती थी। यही कारण है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पंचायतें नहीं बनती थी। अलग अलग राज्य में पंचायतों को बनाया जाता था। पर प्रॉब्लम क्या थी कि पंचायतों को जो है वो बना तो दिया आपने, लेकिन पंचायतों को फंड भी देना पड़ेगा, उनको फंक्शंस भी देने पड़ेंगे, उनको पावर्स भी देनी पड़ेंगी। क्लियर, तो और जो पैसा दिया जाएगा वो स्टेट के द्वारा दिया जाएगा, और जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, वो भी स्टेट अपने फंक्शन कम करेगा और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास देगा। तो उस जमाने में 1950s में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे पैसा ही नहीं था हमारे देश के पास, और जो पैसा हुआ करता था वो सेंटर के पास हुआ करता था। स्टेट्स तो बेचारी वैसे ही गरीब थी। स्टेट्स हर एक चीज़ के लिए डिपेंडेंट थी यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो यही कारण है स्टेट्स जो है वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेती थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो उनका निर्माण किया जाए, क्योंकि खर्चा होता था किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने के लिए। यही कारण था कि बाद में मजबूर होकर, क्योंकि हमने देखा कि मल्टीपल स्टेट्स में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की इंट्रोडक्शन तो हुई, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाए। कभी जगह 5 साल बने, उसके बाद खत्म ही हो गए, उसके बाद 10-10, 20-20 सालों तक इलेक्शन ही नहीं हो रहे, क्योंकि स्टेट बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है कि इलेक्शन करवाया जाए। क्लियर, तो अब स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशन डालने के लिए, और उसके साथ साथ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऑब्लिगेशन डालने के लिए कि भाई स्टेट को जो है वो पैसा रिलीज किया जाए, ताकि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एटलीस्ट कुछ जो है, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उनको थोड़ा फ्लरिश कर सके। क्योंकि किसी भी एक डेमोक्रेसी के अंदर जब तक तुम डायरेक्टली या रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल के ऊपर राइट्स नहीं दोगे, तब तक वो रियल डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जाएगी, और लोग जो है वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाएंगे। तो एटलीस्ट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है वो डायरेक्टली लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की पावर देते हैं, और उसके साथ साथ वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से काम भी करवा सकते हैं। क्लियर, तो यही कारण है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए डिमांड धीरे धीरे जो है वो रेज होनी शुरू हो गई थी, और बाद में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी सरकार को, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो इसका मतलब है कि अब हर एक राज्य के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगी कि उसको स्टेट के अंदर जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना है। तो बिफोर 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जैसे हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, और हिमाचल में ठीक ठीक काम किया करते थे, लेकिन हिमाचल में परफेक्टली काम करना शुरू किया आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट। क्लियर, तो अगर थोड़ा सा हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात करें रिगार्डिंग दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पहले एक्ट पास किया गया था, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1952, और इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था 1954 में। यानी आसान भाषा में हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले जो पंचायतें देखने को मिली वो 1954 में देखने को मिली, 1954 में देखने को मिली, जहां पे सबसे पहले जो है वो 466 ग्राम पंचायत जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया, और धीरे धीरे 1962 तक आते आते ये जो ग्राम पंचायत थी इनका जो नंबर है वो 638 हो गया। क्लियर, अब ना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे
मैं अभी आपके साथ एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि नॉर्मली हमारे देश में जो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी बिफोर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट हिमाचल प्रदेश जो है वो उन राज्यों में से एक है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सीरियसली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। नो डाउट हिमाचल क्योंकि पहले यूनियन टेरिटरी भी था, पार्ट सी स्टेट था, यही कारण था कि हिमाचल प्रदेश जो है उसके पास पीछे से फंड्स वगैरह जरूर आया करते थे, लेकिन उसके बावजूद कंसिस्टेंटली जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स हिमाचल के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, और ये आर्गूमेंट जो है वो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। क्लियर। और जब हिली एरियाज़ के यानी कि 1966 में पंजाब एरियाज़ को मर्ज किया गया तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं उनका नंबर और इंक्रीज़ हो गया और 1695 के आसपास जो है वो हमें नंबर देखने को मिला। अब क्योंकि नए एरियाज़ आए थे, अब पंजाब में डिफरेंट एक्ट था, हिमाचल वाले जो हिली एरियाज़ थे उनमें डिफरेंट कानून था, यही कारण था दोनों के कानून में समानता लाने के लिए, सिमिलैरिटी लाने के लिए 1966 में जो है वो ये प्लान किया गया कि हम लोग जो है वो हिमाचल में नया एक्ट पास करेंगे, और उसके लिए जो है वो 1968 में यानी कि 2 सालों के बाद यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश ने 1968 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट की को जो है वो पास कर दिया। क्लियर। और 1970 से जो है वो इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी शुरू हो गई। क्लियर। लेकिन जब हिमाचल में 1968 में होता था तो 2 टियर ही हुआ करता था, 2 ही लेवल हुआ करते थे, लेवल 1 और लेवल 2। आजकल तो लेवल 3 है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जिला परिषद था, पंचायत समिति थी और उसके साथ साथ ग्राम पंचायत हुआ करती थी। क्लियर। तो 1968 में क्या हुआ, अगेन हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होगी, अब हिमाचल प्रदेश जहाँ पे ऑलरेडी 68 में एक्ट पास हो चुका था, अब हिमाचल प्रदेश को नया एक्ट इसलिए पास करना पड़ा ताकि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके साथ अपने एक्ट को सिंक्रोनाइज किया जाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ लिखी गई है उस चीज़ को इंप्लीमेंट करना हर एक इंसान की, हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर। तो यही कारण है अब हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने एक्ट को एक बार फिर से चेंज करेगा, और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 को पास किया जाएगा, और ये जो 1968 का एक्ट था इसको रिपील किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया कि रिपील क्यों हुआ, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखे हुए प्रोविजंस हैं उनको हमने नए एक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना था। क्लियर। और जो हमारा पंचायती राज एक्ट है, या मैं ऐसा कहूँ कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि 1/3 रिजर्वेशन जो है वो किसको दी जाएगी, वुमेन को दी जाएगी। तो 1/3 रिजर्वेशन जो वो हिमाचल में इमीडिएटली, हिमाचल के पूरे देश में आपको 1/3 देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं, क्योंकि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द वुमेन। क्लियर। मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी देनी है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने वुमेन को 50% रिजर्वेशन देनी शुरू कर दी है। तो उन्हीं स्टेट्स में से एक स्टेट हमारा हिमाचल भी है, जहां पे वुमेन को पहले तो 1/3 मिला करती थी, 1/3 मिला करती थी, लेकिन अब की मैं बात करूंगा तो अब वुमेन को हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 50% रिजर्वेशन मिलती है। तो 50% रिजर्वेशन जो है वो आप लोगों को वुमेन को देखने को मिलेगी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और स्पेशली जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समिति क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, कैसे बनेगी, कैसी इनकी संरचना होगी, इन सारे के सारी चीज़ों के, इन सारे के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया। क्लियर। तो ये था, अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि जो हिमाचल प्रदेश था उसके अंदर बिफोर 73rd अमेंडमेंट एक्ट किस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस किया करते थे, तो आप इन तरह के जो आर्गूमेंट्स है, ये जो फैक्ट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हो। बट क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, आई थिंक ये सवाल पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स भी सवाल पूछा जाए तब भी आप लोग जो है उसको ईजिली कर सको। क्लियर। नॉर्मली क्योंकि क्वेश्चन या सिलेबस की मैं बात करूं तो वो डायरेक्टली है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर। तो डायरेक्टली सवाल जो है वो हमसे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही पूछा जाएगा, चांसेस हैं इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो पता होना चाहिए। अब अगली बात करते हैं कि जो हमारा एक्ट है, यानी कि अब जो 1994 में एक्ट पास किया गया हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब देखो, अगेन मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि ये जो एक्ट है कम से कम 200-300 पेजेस का है, तो पूरे का पूरा एक्ट जो है इसको याद करना, मेमोराइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। यही कारण है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं, और उन पॉइंट्स को जो है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात की जाए ग्राम सभा की। अब सबसे पहले मतलब आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा, ध्यान रखिए, ग्राम सभा में सारे के सारे लोग जो हमारे देश में वोट कास्ट कर सकते हैं, दे आर पार्ट ऑफ ग्राम सभा।
क्लियर। और ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, आपका जो सबसे लोएस्ट टीयर था, लोएस्ट लेवल था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, यानी कि जिसको हम लोगों ने क्या कहा, जिसको हम लोगों ने कहा ग्राम पंचायत, उसको इलेक्ट करने के लिए। तो जब आप लोग देखते हैं ना कि लोएस्ट लेवल के ऊपर जब इलेक्शन होता है, क्लियर, कि अच्छा प्रधान का इलेक्शन है, तो प्रधान के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि कई जगहों पे 1 या 2 गाँव ही के लोग ही वोट डालते हैं, कई जगह 3 गाँव के लोग डालते हैं, कई जगह 4 विलेजेस के डालते हैं, 5 विलेजेस के डालते हैं। वो इसलिए होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेज ऐसी है, एक गांव है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी है, इसकी पॉपुलेशन मान लो 2000 है, और एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन 100 ही है, दूसरे गांव की साथ वाले, इसके साथ का गांव जो है उसकी 500 है, इसके साथ वाले की 300 है, इसके साथ वाले की 400 है। तो क्या होगा कि जो पूरे का पूरा एक विलेज होगा, इसी को ही जो है वो एक ग्राम सभा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जब इसको ग्राम सभा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि ये पूरे का पूरा जो गांव है वो एक पंचायत बन जाएगी, ग्राम पंचायत। और ये जो है, ये लोग जो है वो अब अपने लिए प्रधान चूज करेंगे, उप प्रधान चूज करेंगे और पंच चूज करेंगे। क्लियर, आई होप ये भाषा समझ आ रही होगी, क्योंकि हमारे हिमाचल में इसी तरह की लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता है। क्लियर। और उसके साथ साथ जहाँ पे अब ये छोटा गांव है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो एक गांव को तो ग्राम सभा नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या किया जाएगा, इन सारे के सारे जो गांव हैं, जो साथ लगते हुए गांव हैं, इनको मर्ज कर दिया जाएगा और ये चारों के चारों गांव जो है वो एक ग्राम सभा बन जाएंगे। अब एक ग्राम सभा बनने का मतलब क्या है, अब ये सारे के सारे लोग जो है वो अपने लिए ग्राम पंचायत, आसान भाषा में पंचायत इलेक्ट करेंगे। तो आप लोग जब पंचायत की बात करते हो तो आप लोग देखते हो कि प्रधान है, उप प्रधान है, लेकिन जब आप पंचायत की बात करते हो तो यही लोग जो है वो इस स्पेसिफिक एरिया में से अपना प्रधान चूज करेंगे। और हो सकता है यही जो है वो एक बड़े ब्लॉक के अंदर आ रहे हो तो अपने लिए ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव भी चूज करेंगे, और उसी तरह से अपने लिए जो है वो जिला परिषद का मेंबर भी चूज करेंगे। तो ग्राम सभा में बेसिकली वोटर्स आते हैं, और ये ग्राम सभा, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे प्रदेश के अंदर या हमारे देश के अंदर जो ग्राम सभा का महत्व है, ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पता नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मान लो कि ग्राम सभा ने अपने लिए पंचायत चूज कर ली, तो ग्राम सभा में कौन हुआ, ग्राम सभा में सारे लोग हो गए, जितने भी एडल्ट्स हैं, यानी कि जितने भी वोट डाल सकते हैं, दे आर पार्ट ऑफ ग्राम सभा, दिस इज ग्राम सभा। अब इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दिए, यानी कि प्रधान, उप प्रधान और पंच चूज कर दिए। क्लियर, समझ आई कहानी कि नहीं? तो ग्राम सभा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए। अब ग्राम सभा के पास पावर होती है कि जिस तरह से ये अपने पंचों को चूज भी कर सकती है या अपने जो प्रधान है उनको चूज कर सकती है, उसी तरह से जो प्रधान है वो हर महीने ऑलमोस्ट एवरी मंथ इनके सामने आएगा और इनके सवालों के जवाब देगा। अब आप खुद सोचो, आपका जो MP MLA है ना, वो भी ऐसे नहीं आता है तुम्हारे सामने कि अच्छा बताओ जरा, हमने जो है वो ये काम करना है, तो बताओ किया जाए या ना किया जाए। यानी कि जब ये जो ग्राम पंचायत है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है इस स्पेसिफिक एरिया के, जब वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन में जो ग्राम सभा है इनकी प्रॉपर पार्टिसिपेशन होगी। तो मतलब जो डिसीजन, ये आसान भाषा में अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँ, ये पार्लियामेंट का काम कर रहे हैं और ये एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रल लेवल के ऊपर इंश्योर करती है, उसी तरह से जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत की, अब पंचायत में ये सिर्फ ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लॉक लेवल भी आएगा, जिला परिषद भी आएगा, इन सब की अकाउंटेबिलिटी को फाइनली इंश्योर करती है। लेकिन जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल है, जो डायरेक्टली लोगों के साथ रिलेट होगा, जो लोगों के साथ मिलकर काम करेगा, वो आपका फर्स्ट टीयर है, लोएस्ट टीयर है, दैट इज ग्राम पंचायत। क्लियर। तो इस तरह से जो है वो ग्राम पंचायत बात करेगा, ग्राम पंचायत के लोग जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है वो एक उदाहरण है। और शायद आपको नहीं पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2/3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ये कहें कि हमें प्रधान को अपनी पोस्ट से निकाल देना है, तो आप अपने प्रधान को अपनी पोस्ट से निकाल सकते हो। क्लियर, ये वाली पावर जो वो किसी को नहीं पता होगी। तो जिस तरह से ग्राम सभा के लोग, यानी कि आप लोगों के पास पावर है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने को, उसी तरह से आप उनको अपनी गद्दी से रिमूव भी कर सकते हो। तो ये जो पावर है ये अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से है, हमारे प्रदेश में इस तरह से। क्लियर, डन। तो वापस आओ, देखो यार ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट बड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, जो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आई होप आप लोगों को जो वो ग्राम सभा का मतलब समझ आ गया। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा वो लोग हैं, वो वोटर्स हैं जो अपने लिए पंचायत चूज करेंगे लोएस्ट लेवल की। क्लियर। और ग्राम सभा के अंदर एक गांव भी हो सकता है, मल्टीपल गांव भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा उसकी पॉपुलेशन के ऊपर, क्योंकि एक ग्राम सभा जो है उसमें मिनिमम 1000 होना चाहिए, मतलब 1000 से कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम एक ग्राम सभा के अंदर जो वो 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 1000 से लेके 5000 के बीच में आप लोगों को ग्राम सभा की फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई शेड्यूल एरिया है,
क्लियर। अगर मान लो कोई शेड्यूल एरिया है जिसको 6th शेड्यूल के अंदर 5th शेड्यूल के अंदर जो वो डिक्लेयर किया गया है, तो जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे जो लिमिट है वहाँ पे 1000 से कम की संख्या वाले एरिया को भी, क्योंकि शेड्यूल एरिया थोड़े से बैकवर्ड एरियाज है, वहाँ पे चांसेस है कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा स्कार्स हो, थोड़ा सा कम हो। क्लियर। तो यही कारण है कि जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पे 1000 से कम हो या 5000 से ज़्यादा हो, यहाँ पे किसी तरह की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। वहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा, नॉर्मली गवर्नर के द्वारा नोटिफिकेशन आती है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी एरिया को जो है वो ग्राम सभा बना सकती है। क्लियर। तो आप लोग देखना हमेशा कि जब ना पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है तो कभी कभी हम सुनते हैं कि अच्छा नई पंचायत बन गई, कि इनकी पंचायत पहले कुछ और होती थी, अब नई बन गई है। तो वो नई इसलिए बनती है क्योंकि वो जो पूरे का पूरा एरिया है उसको ऑल्टर करने की या नई पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से आई? इसी एक्ट के थ्रू आई। तो ध्यान रखिए, ग्राम सभा के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्राम सभा जो है वो एक तरह से पार्लियामेंट की तरह काम करेगी। जो ग्राम सभा जो है ये अपने में से रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेगी और उन रिप्रेजेंटेटिव्स की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इंश्योर करने की कोशिश करेगी। क्लियर। तो पहली चीज़ तो ये समझ आ गई। डन। अब मैं ग्राम सभा की बात करूंगा। अब देखिए ग्राम सभा में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये गांव का एरिया आ गया, इसमें एक ग्राम सभा आ गई। अब हर एक एरिया को जो है वो अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाता है। इसी एरिया को अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया जाएगा। वार्ड 1 है, वार्ड 2 है, वार्ड 3 है, वार्ड 4 है। और हर एक वार्ड से जो है वो अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा जिसको हम लोग पंच कहते हैं। पंच आ गया जी, हर एक का पंच आ गया, मतलब हर एक एरिया का अपना अपना पंच चूज हो गया आ गया। और इस स्पेसिफिक एरिया में से जो है वो एक आपका प्रधान आएगा पूरे के पूरे एरिया का, और एक जो है वो आपका उप प्रधान आएगा। तो बेसिकली ये जो वार्ड में, यानी कि यही जो ग्राम सभा है, इसको जब वार्ड वाइज डिवाइड किया जाएगा, यानी कि और छोटे छोटे एरियाज में जो है वो डिवाइड किया जाएगा, तो उसको हम लोग जो है वो क्या कह देते हैं, उसको हम उप ग्राम सभा कह देते हैं। तो उप ग्राम सभा में जब भी मीटिंग होगी, देखो जब ग्राम सभा की मीटिंग होगी तो प्रधान उप प्रधान बैठे होंगे उस मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए, और जब वार्ड की मीटिंग होगी तो वार्ड की मीटिंग जो है वो उसको प्रिजाइड करने के लिए जो है वो कौन बैठे होंगे, जो तुम्हारे पंच होंगे। क्लियर। जो और छोटे लेवल के ऊपर जो है वो तुम्हारा जो गांव के लेवल है उनके ऊपर जो है वो आप लोगों को इलेक्शन होते हुए देखने को मिलते हैं। क्लियर। यहां तक कहानी समझ आ रही है? क्लियर। तो ये जो है वो तुम्हारे सबसे पहले ग्राम सभा क्या है और उप ग्राम सभा क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट टियर है, दैट इज ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का मतलब समझ आ गया। ग्राम पंचायत क्या है? जैसे लेट अस सपोज ये एक एरिया है, इसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड किया गया है। तो हर एक वार्ड से जो है वो क्या पॉइंट हो गया आएगा, पंच पॉइंट हो गया आएगा। क्लियर। और ये जो पूरे का पूरा तुम्हारा गांव है, पूरे के पूरा जो तुम्हारा ग्राम सभा है या पूरे के पूरे सो कॉल्ड तुम्हारी पंचायत है, यहाँ पे सारे के सारे लोग मिलके जो है वो प्रधान और उप प्रधान को चूज करेंगे। जैसे अलग अलग राज्यों में की जगह सरपंच कहा जाता है, की जगह प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्लियर। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो प्रधान और उप प्रधान का शब्द जो है उसको यूज किया जाता है। क्लियर। तो ये ग्राम पंचायत जो है अब ये बन जाएगी ग्राम पंचायत इन लोगों को मिला के, उप प्रधान, प्रधान और पंच को मिला के। अगर हम बात करें कि देखो हर एक पंचायत का एक प्रधान होगा, हर एक पंचायत का एक उप प्रधान होगा, उसके साथ उनको असिस्ट करने के लिए अलग अलग वार्ड के पंच होंगे। क्लियर। और ये पंच जो है वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। पंच शब्द ही वहाँ से है जहाँ पे 5 लोग मिलके बनते हैं। तो मिनिमम हमेशा एक पंचायत के अंदर आपको 5 लोग जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 5 हो सकते हैं, ये 6 हो सकते हैं, ये 7 हो सकते हैं, ये 8 हो सकते हैं। यानी कि एक पंचायत के अंदर कितने भी वार्ड हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि उस स्पेसिफिक पंचायत की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। क्लियर। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लो 1750 से कम की पॉपुलेशन है तो पंच जो है यानी कि वार्ड जो बने होंगे वो 5 ही बने होंगे। अगर मान लो 1750 और 2750 के बीच में है तो 7 पंच आएंगे वहाँ से। अगर 2750 से लेके 3750 है तो 9 आएंगे। उसी तरह से 3750 से लेके 4750 है तो 11 आएंगे। 4750 से ऊपर है, 5000 से कम है तो 13 आएंगे। क्लियर। तो ये सारे का सारा जो संख्या है ये बताया जाएगा कि कितने लोग अदर देन प्रधान, मतलब आसान भाषा में जितने एक स्पेसिफिक ग्राम सभा के अंदर या पंचायत के अंदर वार्ड होंगे, ऑब्वियस बात है उतने ही पंच, उतने ही मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत जो है वो हमें इलेक्ट होते हुए लोगों के द्वारा देखने को मिलेगा। और लोग इसमें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्टली लोग अपना वोट कास्ट करते हैं। समझ आ रही कहानी? अच्छा बता देना, क्योंकि यहाँ पे ना टेक्निकलिटीज़, मतलब थोड़ी ऐसी चीज़ें भी मैं बोलूँगा जो हो सकता है आप लोगों ने ना सुनी हो। आप में से कोई कुछ ऐसे लोग हों जो शहरी क्षेत्रों से हों, है ना, अर्बन एरिया से हो। तो अर्बन एरियाज़ में क्योंकि इस तरह की चीज़ें पंच क्या है नहीं आइडिया होता, लेकिन आई होप हिमाचल में हर एक का कहीं ना कहीं गाँव तो ज़रूर है, तो वहाँ पर आपने सुना होगा या देखा होगा। क्लियर। लेकिन फिर भी अगर डाउट होगा तो आपके पास एक लिबर्टी है कि आप डालिए डाउट को, और मैं आने वाले सेशंस में जो है उन डाउट्स को एक बार क्लियर कर लूँगा। क्लियर।
तो पहला समझ आ रहा है कि ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत आसान भाषा में, जहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है, ग्राम पंचायत बन गई, ग्राम पंचायत बन गया ग्राम सभा के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं फर्स्ट टीयर के ऊपर, फर्स्ट लेवल के ऊपर, जिनमें प्रधान है, उप प्रधान है और उसके साथ साथ इनको असिस्ट करने वाले मेंबर्स हैं। तो इन सबको हमने क्या बोल दिया, दिस इज ग्राम पंचायत। और ये जो मेंबर हैं इनको हम लोग अपनी पहाड़ी में पंच के नाम से जानते हैं। क्लियर, पहली बात समझ आया। अब नेक्स्ट होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत है उसके पास क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। अब ध्यान रखना, जितनी भी सरकार की स्कीम्स आती हैं उनके लिए जो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है कि भाई किसको जो है वो आवास योजना के अंतर्गत घर मिलेगा, कहाँ पे जो है वो पक्का मकान बनाना है, कहाँ से नाली निकालनी है, क्लियर, किसको जो है वो बीपीएल में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास है, पंचायतों के पास है। तो पंचायत ही डिक्लेयर करती है, यानी कि ग्राम पंचायत के पास है। इसके साथ साथ जो इरीगेशन की छोटी छोटी स्कीम्स हैं, जो कुल वगैरह होती है जहाँ से पानी निकलता है इरीगेशन के लिए, वो सारे की सारी जो उसको जो संभालने की पावर होती है वो भी पंचायतों के पास होती है। इसके साथ साथ पूरी की पूरी ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बनाना कि अच्छा कैसे डेवलप किया जाए। जैसे पैसा आता है ना पंचायतों को, अच्छा मान लो बल्ब लगाने के लिए या जो इलेक्ट्रिक हमारी लाइट्स है उनके लिए पैसा आ गया, क्लियर, तो कहाँ कहाँ लगेंगी, कौन कौन से एरिया में लगेंगी, पैसा आया तो रोड कहाँ बनाना है, ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट प्लान है इसको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रपोजल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्राम सभा के पास रहती है। इसके साथ साथ जो मनरेगा के प्रोग्राम हैं, एमजी नरेगा के प्रोग्राम है या बाकी गरीबी हटाओ प्रोग्राम है, यहाँ पे भी जो ग्राम पंचायत है एक्टिव रोल अगेन जो बेनिफिशरीज है उनको आइडेंटिफाई करने में और उन तक पैसा पहुँचाने में काफ़ी योगदान रहता है। नो डाउट अब तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ गया कि अकाउंट में ही पैसा आता है, लेकिन बेनिफिशरीज जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे वो सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज जो है वो आपके ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ग्राम पंचायत एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो बाकी हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, रेवेन्यू, वेलफेयर, छोटे मोटे काम जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो कहीं ना कहीं पंचायतों के साथ ही मिलके किए जाते हैं। और अगर उस एरिया में मान लो शराब बिक रही है तो 1 रुपया जो है वो 1 पर बोतल पर लिखकर जो है वो पंचायतों को जाता है ताकि पंचायतें जो है वो उस पैसे को यूज़ कर सके अपने वेलफेयर के लिए। नॉर्मली हर पंचायत, यही तो प्रॉब्लम है, ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। इसके साथ साथ जो अगर मान लो कहीं मोबाइल टावर लग रहा है तब भी पंचायतें जो है वो लिवाई कर सकती हैं, तब भी परमिशन लेने के लिए पंचायतों को पैसा पे करना पड़ सकता है। क्योंकि आप लोग देखते हो जैसे हमारे गाँव में शामलात बहुत होती है, यानी कि गवर्नमेंट लैंड बहुत होती है, तो शामलात की देख रेख करने की, वहाँ पर अगर मान लो कोई चारा काट रहा है उस चारे का पैसा किसको दिया जाए, कोई मेला लग रहा है गाँव में उसका पैसा किसको दिया जाए, ये सारे के सारे पैसे जो है वो ग्राम पंचायत के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब कोविड क्राइसिस चल रहा है तो सरकार कह रही है कि जो भी कोविड रूल्स को तोड़ रहा है तो ग्राम पंचायत के पास पावर है कि वो फाइन डाल सकता है उनके ऊपर। तो ग्राम पंचायत जो है वो किसी भी तरह से, जैसे स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो है वो फाइन डाल सकती है अगर मान लो कोई गंदगी फैला रहा है, अगर कोई सरकारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर पेड़ पौधे काट रहा है, घास काट रहा है, तो उसके ऊपर भी पंचायतों के द्वारा जो है वो पैसा लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो लैंड ओनर्स हैं उनसे भी पार ग्राम पंचायत के पास पावर है कि टैक्स लगा सकती है, चाहे कम नहीं लगाएगी लेकिन लगा सकती है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये सारे के सारी जो पावर्स हैं हमारी पंचायतों के पास, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। वो क्या है, अब आप खुद सोचो कि अगर आपका प्रधान आपसे पैसे मांगे कि भाई देना जरा फाइन, भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, फाइन दो, तो दोगे आप लोग। और ऊपर से प्रधान भी आपका कभी नहीं बोलेगा क्योंकि उसको अगली बार भी इलेक्शन लड़ना है, क्लियर। और गांव में क्योंकि हम इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, हमारे रिलेशन इस तरह से होते हैं कि कोई भी इस तरह का पंगा लेता ही नहीं अनटिल और अनलेस किसी की दुश्मनी ना हो कोई ना। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे पावर्स तो हैं पंचायतों के पास, लेकिन पंचायतें जो है, ये क्रिटिसिज्म है जिसको हम एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप जो है उसको एग्जांपल्स के रूप में यूज़ कर सकते हो। ये क्रिटिसिज्म है हमारे प्रदेश के अंदर, इवन हमारे देश के अंदर भी यही प्रॉब्लम है कि ग्राम पंचायतों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के इतने नज़दीक होते हैं, इतने करीब होते हैं कि वो उन पर फाइन ही नहीं लगा पाते, जिसके कारण ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं आता है। और ग्राम पंचायत रेवेन्यू के लिए स्टेट को देखती रहती है, स्टेट खुद सेंटर को देख रही है, तो सबका एक कवाड़ा हुआ पड़ा है, ना पंचायतें डेवलप कर पा रही हैं, ना ही जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर आपका ग्रो कर पा रहा है या डेवलप कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो कि हमें देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिए ग्राम पंचायत बहुत पावरफुल है अगर चाहे पावर को एक्सरसाइज करना तो, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाती। इसको सेकेंड टीयर की बात करेंगे, दैट इज योर पंचायत समिति। अब पंचायत समिति के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो होगा क्या, पंचायत समिति कैसे बनेगा। एक तो आपका बन गया बिल्कुल लोएस्ट लेवल के ऊपर आपकी ग्राम पंचायत बन गई। यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया, ग्राम पंचायत जो है वो ग्राम सभा लेवल के ऊपर बनी। और यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया रिप्रेजेंटेटिव कौन आ गया, प्रधान आ गया, उप प्रधान आ गया और बाकी मेंबर्स आ गए जिनको हमने पंच का नाम दिया। अब यही ग्राम सभा जो है, अब मान लो
एक एरिया आ गया, 2 एरिया आ गए, 3 एरिया आ गए, 4 पंचायतें आ गई, ग्राम पंचायतें आ गई। ये 4 पंचायतें मिलके जो है वो एक ब्लॉक बना रही हैं, लेट अस सपोज। अब इन्हीं चारों पंचायतों के लोग जो है वो अपने लिए एक जो है वो बीडीसी मेंबर, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर होगा, उसके लिए वोट डालेंगे। क्लियर? तो उसी तरह से जो है, जिस तरह से ग्राम पंचायत बनी थी, उसी तरह से ब्लॉक लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो बीडीसी, यानी कि आसान भाषा में जिसको मैं मेंबर्स कह सकता हूँ, बीडीसी मेंबर्स, उनको इलेक्ट करके भेजेंगे। क्लियर? डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजेंगे। तो अलग ब्लॉक लेवल के ऊपर अलग अलग ब्लॉक से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि बीडीसीज हैं, वो इलेक्ट होके आ जाएंगे, एक जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से मेंबर हमारे यहाँ पे पंचायती लेवल के ऊपर, ग्राम पंचायत के ऊपर वार्ड्स में से आए थे। क्लियर? तो उसी तरह से अलग अलग ब्लॉक के लोग जो है वो एक जगह पे ब्लॉक कमेटी बनाने के लिए जो है वो, उनको एक ब्लॉक कमेटी या एक पंचायत समिति बनाने के लिए जो वो बुलाया जाएगा, तो बीडीसी सारे के सारे वहाँ पे बैठेंगे। और यही ब्लॉक वाले लोग जो है वो अब अपने में से एक चेयरमैन चूज करेंगे। क्लियर? अपने में से एक चेयरमैन चूज करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से प्रधान जो है वो चेयरमैन है ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर, अब बीडीसी वाले लोग जो है, जो काउंसलर्स हैं, वो मिलके अपने लिए एक चेयरमैन को चूज करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, ब्लॉक लेवल के ऊपर कुछ एडिशन भी होती है, यानी कि जो ब्लॉक लेवल है, अब यहाँ पे जो एमपी होगा उस एरिया का और एमएलए होगा, वो भी जो पंचायत कमेटी बनेगी, यानी जो तुम्हारी पंचायत समिति बनेगी, पंचायत समिति में कौन कौन होगा? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे सारे के सारे जो ब्लॉक लेवल पे जीत के आए हैं। इसके अलावा जो एमएलए है, एमपी है, और कुछ जो प्रधान होंगे, उनको भी पंचायत समिति के अंदर बिठाया जाएगा। और ये पंचायत समिति जो है, जो इलेक्टेड मेंबर है, उनमें से एक को चेयरमैन घोषित करेगी, यानी कि देखेगी कि किसको जो है वो चेयरमैन बनाना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो नीचे वाला लेवल था, यहाँ पे चलो एमएलए एमपी का तो उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे नो डाउट इनका भी यहाँ पे रहता है, लेकिन पंचायत समिति जो है, समिति मतलब जब सारे लोग बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे कि भाई इस पूरे ब्लॉक के लिए क्या क्या किया जाए, या ब्लॉक लेवल के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट की जाए, और ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस समिति की मीटिंग में बैठा होगा, उसके साथ कुछ प्रधान भी बैठे होंगे, एमपी भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है। तो अब आप खुद सोचो कि जब एमपी और एमएलए बैठा होगा वहाँ पे, तो बेचारा जो पंचायत, जो ब्लॉक लेवल का चेयरमैन होगा, उसकी क्या अहमियत होगी, वो कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम लोग देखते हैं कि जो एमएलए और एमपीज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं डिसीजन मेकिंग पावर में। और ये जो बेचारे डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, जो लोकल गवर्नेंस, या वैसे तो एमपी और एमएलए भी डायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन जो लोकल गवर्नेंस के लिए या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट किया गया था, वो कहीं ना कहीं अपनी पावर को प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते। क्लियर? तो अगर मैं पंचायत समिति की बात करूंगा तो सारे इलेक्टेड मेंबर होंगे जो ब्लॉक लेवल के ऊपर आएंगे, एमपी और एमएलएज होंगे। क्लियर? इसके साथ साथ अगर किसी अगर मान लो कल को हमारे प्रदेश में, अभी तक तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कल को लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाती है या काउंसिल ऑफ स्टेट आ जाती है। क्लियर? सॉरी, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल आ जाती है तब भी उसके मेंबर होंगे। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि जो राज्यसभा है ना, अगर मान लो उस एरिया से, या मान लो कांगड़ा के किसी एरिया में ब्लॉक समिति बन गई या पंचायत समिति बन गई, और उस एरिया से ही एक वोटर है जो राज्यसभा के अंदर जो है वो मेंबर है, तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो इस समिति का जो है वो मेंबर माना जाएगा। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत के 1/5 प्रधान होंगे, वो इस पंचायत समिति में आएंगे। क्लियर? रोटेशन बेसिस के ऊपर, कभी कुछ आएंगे, कभी कुछ आएंगे, कभी कुछ आएंगे। क्लियर? और इसके साथ साथ जो जिला परिषद का मेंबर होगा, जो उसी ब्लॉक, क्योंकि जिला परिषद में मल्टीपल ब्लॉक्स के लोग इलेक्ट करके जिला परिषद के मेंबर को वोट करेंगे, तो उस ब्लॉक समिति में जिला परिषद का मेंबर भी होगा। तो इस तरह से जो है वो पंचायत समिति जब बनेगी ब्लॉक लेवल के ऊपर, तो इसमें हमें मल्टीपल इंडिविजुअल्स, अलग अलग फील्ड के लोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसकी जो पावर आ जाती है पंचायत समिति की, वो मोर और लेस कोऑर्डिनेशन की आ जाती है, क्योंकि डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन की जो पावर है वो किसके पास चली जाती है? तुम्हारी ग्राम सभा के पास चली जाती है। वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। क्लियर? तो अगर हम पंचायत समिति की बात करेंगे तो बड़ी बड़ी जो वाटर स्कीम्स हैं, इनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी ब्लॉक समिति की है, पंचायत समिति की है, यानी कि जो मिडिल लेवल के ऊपर बनी हुई है। जो विलेज लिंक रोड बनेंगे, छोटे छोटे रोड बनेंगे, उनकी जिम्मेवारी इसकी है। जिला परिषद को प्राइमरी स्कूल्स एस्टेब्लिश करने में जिम्मेवारी इसकी है। क्लियर? इसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक है उसको किस तरह से बिल्ड करना है, इंडस्ट्रीज, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर, जितनी भी मिडिल लेवल की या जितनी भी प्रोग्राम्स को, स्पेशली एट द प्लानिंग लेवल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी वो ब्लॉक की देखने को मिलेगी। और आप ऐसा देख लो कि भाई जो ग्राम प्रधान है उसकी जिम्मेवारी है इस एरिया की डेवलपमेंट को ओवरसी करना, जो बीडीसी है उसकी जिम्मेवारी है ज़्यादा
मल्टीपल ग्राम पंचायतों के एरिया को ओवरसी करना और रिपोर्ट देना पंचायत समिति को। और पंचायत समिति जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिला परिषद बनेगी जहाँ पे पूरे के पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के गाँव के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इसका मेंबर बनेंगे, उनको रिपोर्ट देना। तो एक तरह से प्रॉपर हायरार्की जिला परिषद, ब्लॉक लेवल या पंचायत समिति और ग्राम सभा के रूप में हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बेसिकली फंक्शंस और इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या इनकी कॉम्पोजिशन है, कैसे ये बन रहे हैं और कौन कौन से फंक्शंस जो उनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसी तरह से तीसरा आ गया तुम्हारा जिला परिषद। तो जिला परिषद में भी सेम गेम रहेगी। जिला परिषद में क्या होगा, मान लो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो तुम्हारे अलग अलग जिला परिषद के मेंबर्स या लोग इलेक्ट होके जाएंगे, ये एक कमेटी बनाएंगे, जिला परिषद कमेटी, क्लियर। और इस कमेटी में एक चेयरमैन बैठा होगा और यहाँ पे भी एमपी, एमएलए, ये सारे के सारे जो इस कमेटी का पार्ट होते हैं। तो जिस तरह से पंचायत समिति बनी वैसे ही तुम्हारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद का निर्माण किया जाता है और जिला परिषद में एक आप लोगों को जो है वो चेयरमैन इलेक्ट करना पड़ता है और जो चेयरमैन इलेक्टेड होगा वो इन्हीं इलेक्टेड इंडिविजुअल्स में से एक आपका चेयरमैन होगा। और यहाँ पे नॉर्मली अगेन ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, यहाँ पे जिला परिषद को असिस्ट करने के लिए जो है वो आप लोगों को नॉर्मली एसडीएम या डीसी जो है वो देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो अब ध्यान रखिए जो जिला परिषद है उसके अंदर जो देखिए यहाँ पे है कि जो एरियाज म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर आएंगे वो एरियाज जिला परिषद का पार्ट नहीं होंगे। जिला परिषद का सिर्फ रूरल एरियाज ही पार्ट होंगे। जब भी हमने डिस्कस किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि किस तरह से जो रूरल एरियाज है उनसे डेवलपमेंटल रिलेटेड वर्क जो है उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। तो अगेन जिला परिषद वर्क जो है वो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स की डेवलपमेंट को ओवरसी करेगी कि ढंग से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री का क्या स्टेटस है, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, किस तरह से चल रहे हैं। फिर ये सारी रिपोर्ट जो वो डीसी को जाएगी, डीसी देखेगा कि भाई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जितना पैसा आया है वो वहाँ वहीं पे लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की वेस्टेज हो रही है। उसके साथ साथ जो इरिगेशन स्कीम्स है उनको ओवरसी करना जिला परिषद, फिर उसके बाद वो ब्लॉक से पूछेगी और बिल्कुल जो है वो प्रधानों से पूछा जाएगा। उसके साथ साथ जो सोशल फॉरेस्ट्री है, देखिए सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे एरियाज जो कि सरकार के पास है, ऐसे एरियाज जो किसी की ज़मीन नहीं है, वहाँ पे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो रोड है, रोड के आसपास जो वो किसी की ज़मीन नहीं है, वैसे हिमाचल में तो थोड़ा कम ही है, लेकिन मान लो रोड के पास की जो ज़मीन है वो सारी की सारी खाली है और किसी की नहीं है, शामलात है, तो यहाँ पे जो है वो पेड़ लगाने की जिम्मेवारी जो है वो नॉर्मली पंचायतों की भी होती है, लेकिन अगेन जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिला परिषद की हमें देखने को मिलेगी। तो आप ऐसा रख लीजिए कि जिला परिषद सारी डिमांड सुनेगी, प्लान बनाएगी, उस प्लान को इंप्लीमेंट करने का प्लान हो गया और फिर वो ब्लॉक लेवल पे जाएगा और फिर हम लोगों को बिल्कुल लोएस्ट लेवल यानी कि ग्रामीण एरियाज के ऊपर उसकी इंप्लीमेंटेशन होती हुई देखने को मिलेगी। तो देखिए विलेज लिंक रोड है, बीडीसी भी कर रहा था, ये भी करेगा, यानी ब्लॉक लेवल पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है। ऑब्वियसली बात है सेम ही काम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आसान भाषा में ऑलमोस्ट इन सबके फंक्शंस जो वो सेम है, बस होराइजन ज़्यादा है, जहाँ पे जो जिला परिषद है वो फैमिली आइडेंटिफिकेशन प्लानिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है और जो गाँव वाले एरिया है यानी कि ग्राम पंचायत है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसने लोगों को वो बिल्कुल लोगों के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो लोगों के साथ डे टू डे बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा होता है, क्लियर। तो ये जो है वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा भी है जैसे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है जिसको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन है अगेन जिसको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन को कंडक्ट करने की। स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली सतपाल सिंह सत्ती जो है उनको 6th स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। उनका काम यही रहेगा कि वो एडवाइस करेंगे गवर्नर को या स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरह से जो हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पावर को डिवॉल्व किया जाए, दिया जाए। तो ये जो एससीसी का फंक्शन है ये वही है जो आप लोग नॉर्मल पॉलिटी में देखते हो, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं हमारे यहाँ पे पंचायती राज एक्ट के जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए ना। अब अगली बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट है वो किस किस तरह के चैलेंजेस या क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है जो अभी थोड़ी देर पहले या इतनी देर से मैं कह रहा था, दैट इज लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, कि यानी कि अभी भी फंड्स खुद कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, क्लियर। जो हमारा ये वाला फंक्शन आ जाएगा दैट इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्राम सभा, कि ग्राम सभा के पास जो पावर है कि भाई आप यहाँ से टैक्स इकट्ठा कर सकते हो, यहाँ टैक्स इम्पोज कर सकते हो, लिवाई कर सकते हो, ग्राम सभा कर ही नहीं रही है, तो पैसा वैसे ही नहीं आ रहा है। तो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ग्राम सभा की हो ही रही है। और उसके साथ साथ ग्राम सभा में भी बहुत प्रॉब्लम देखी गई है कि जो बिल्कुल बेचारा गरीब इंसान है जिसका कोई नहीं है, तो ग्राम सभा जो है वो कभी कभी गलत बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई कर देती है और फायदा जो किसी और को होना चाहिए वो किसी और को होना शुरू हो जाता है, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट है। उसके साथ साथ लैक ऑफ फाइनेंशियल पावर में और बात किया जाए, जैसे मैं बता रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंड्स दे ही नहीं पा रही हैं क्योंकि स्टेट्स के पास खुद ही पैसा नहीं है।
ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायतें जो हैं या विलेज लेवल के ऊपर जो पंचायत हैं वो फंड्स रेज नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो रिलेशन नहीं खराब करना चाहती है, लोग दे नहीं रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। क्लियर। तो जिसके कारण जो है वो पैसा जो है वो है ही नहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास। और आप खुद सोचो कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो आपने लोअर लेवल के ऊपर डेवलपमेंट के लिए बनाए हैं और उसके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर उसको बनाने का फायदा क्या है? तो लोगों का ट्रस्ट भी धीरे धीरे इसके ऊपर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ सपोर्ट स्टाफ। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अभी फिर भी टाइम के साथ साथ जो चीज़ें बेटर हो रही हैं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो वहाँ पे कंप्यूटराइजेशन हो चुकी है, मतलब जो पंचायत भवन है तुम्हारे वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत टाइम ऐसा था जब पंचायत भवन जो है उनको शादियों के लिए यूज़ किया जाता था। वहाँ पे काम की बात कुछ नहीं होती थी, ना लाइटें होती थी पंचायती भवन में, ना कुछ हुआ करता था। अब थोड़ा बेटर हुआ है, लेकिन अगेन अभी भी कुछ जगहों के ऊपर हम लोग देखते हैं कि या तो पंचायत भवन जो है वो गिर चुका है, या तो पंचायत भवन में लाइट नहीं आ रही है, या तो पानी नहीं आ रहा है। क्लियर। और या वहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, अगर कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चैलेंजेस हैं हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आज भी देख रहे हैं। इवन तो आज नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एरियाज में आज भी हमें देखने को मिलता है। सपोर्ट स्टाफ की बात की जाए, आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया, आपने हर चीज़ को डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी आपके पास जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, जो जितनी रिक्वायरमेंट हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर। इसके बाद जो अभी एमपी और एमएलए की जो इंटरफेरेंस है डिसीजन मेकिंग में, वो भी आप लोगों ने देखी है। क्लियर। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इवन दो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जब हमारे इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन जो है वो किसी पार्टी के चिन्ह पे नहीं होते, है ना। आपने देखा होगा कि जो प्रधान, उप प्रधान, पंच वगैरह के जो भी इलेक्शन रहते हैं उनके अपने न्यूट्रल या अपने इंडिपेंडेंट साइंस होते हैं, है ना। कोई बीजेपी का या कांग्रेस का साइन नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद आप लोग देखते हो कि जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट होता है तो अगले दिन अखबारों में आ जाता है कि जब बीजेपी के इतने प्रधान बने, इतने सरपंच बने, या जिला परिषद इस पार्टी का है या उस पार्टी का है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि ग्राम जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल है इनको थोड़ा न्यूट्रल रखा गया था कि यहाँ पे लोग काम के लिए वोट डालें, ना कि बहुत ज़्यादा पार्टी लाइन के ऊपर डाले। लेकिन कहीं ना कहीं अब इतनी ज़्यादा राजनीति, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो चुकी है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी डोमिनेशन हमें प्रॉपर होती हुई देखने को मिल रही है एट दी पीआरआईज। तो जब इनकी डोमिनेशन होगी तो लोकल जो इश्यूज़ हैं, लोकल जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हमें छिपते हुए देखने को मिलेंगे और लोगों की जो भलाई, लोगों की डेवलपमेंट जो हमने सोचा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होगी वो नहीं हो पाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है लेस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो, नो डाउट वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन है, लेकिन आज भी वुमेन जो है वो रियल पावर नहीं अपने पास रखती हैं। कुछ वुमेन नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, जहाँ पे सच में उनके पास पावर है, लेकिन ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो है वो बहुत ही कम है। हम लोग देखते हैं कि वुमेन जो है वो प्रधान बन तो गई, लेकिन सारे के सारे जो साइन है, काम है, वो उसका घरवाला करवा रहा है या उसके बेटे करवा रहे हैं या कोई और गांव का इंडिविजुअल करवा रहा है जो थोड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है। बट क्योंकि सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व हो गई थी, यही कारण था कि उसको वो सीट जो है वो खुद नहीं लड़ पाया और उसने एक औरत को या एक वुमेन को जो है वो लड़वा दिया। गलत चीज़ है, एम्पावरमेंट नहीं हो रही है इससे। बट पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि कुछ आपने आसपास भी देखा होगा कि जहाँ पे वुमेन लीडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे चाहे सीट रिजर्व्ड है या नहीं है, वहाँ पे वुमेन कैंडिडेट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। बट इन मेजोरिटी ऑफ सिचुएशंस बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं होता कि प्रधान कौन है, उसको ये पता होता है कि जो उसकी घरवाली है, उसकी माता जी जो है वो प्रधान है। तो जब ये रेफरेंस दे दी गई किसी भी वुमेन के लिए, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो उसको हम लोग कभी भी डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसको वो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो डिमीन करती है। और वुमेन जो हमारी पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है, अगर उसके पास ही डेमोक्रेटिक राइट नहीं है तो आप आधी जो पब्लिक है या आधी जो जनसंख्या है उसको बेसिक राइट से वंचित कर रहे हो। तो खुद सोचो एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे 50% लोगों को वैसे ही तवज्जो, वैसे ही इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। क्लियर। और ध्यान रखिए जब ये स्टेटमेंट दी जाती है कि वुमेन जो है दे आर दी मोस्ट डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी, निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी, तो शायद ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन होता है। क्लियर। तो चलो ये बहुत लंबी बात है, लेकिन आई होप थोड़ा सा जो आपका मेंटल सेटअप है स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो बिल्डअप हो रहा है। यहाँ तक कहानी समझ आए? तो ये तो था हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अब एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि वुमेन की, इसी जो लास्ट पॉइंट है इसी को ही पिक करते हुए एक छोटा सा एस्पेक्ट जो है वो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या इन जनरल, क्योंकि देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में तो पॉजिटिव चीज़ है ना कि 50% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के पास है, तो चाहे जो मर्जी है, ज़्यादा नहीं फ़ायदा उठा रही है, लेकिन अगर 2% वुमेन भी एम्पावर्ड हो रही है तो धीरे धीरे वही एम्पावर्ड वुमेन जो है वो आगे और एम्पावर्ड और लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगी, मोटिवेट करेगी। जैसे आप लोगों ने देखा स्पेसिफिक टाइम पे 21 साल, 22 साल के जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे जो वुमेन है, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो पंचायतों के इलेक्शन जीत के आई हैं।
क्लियर। तो पॉजिटिव चीज़ तो हो रही है ना, ग्रेजुअल है, क्योंकि इतने सालों का अगर कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिव चीज़ है, तो उसको ठीक करने में समय लगता है, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो कहीं भी अगर हमें उम्मीद की किरण दिखती है, रे ऑफ होप दिखती है, तो हमें उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल एक मैं हॉराइजन दूँ, बाकी चलो जो भी डाटा वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगी। अगर मैं आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन दूँ, एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे दूँ, तो यहाँ पे ये है कि पंचायती राज लेवल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है उसको इंश्योर करवाया जा रहा है। लेकिन अभी भी वुमेन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रही है, इवन दो उनके पास 50% रिजर्वेशन भी है। क्लियर। उसके साथ साथ अगर आप वहां पे देखो ना वुमेन की कंडीशन जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, एमएलए देख लो या एमपी देख लो, लोकसभा में बताओ जरा, लोकसभा में एमपी में से कौन आपकी वुमेन है इस टाइम पे? कोई भी नहीं है। एमएलए की अगर आप बात करोगे 2017 में जब इलेक्शन हुए तो सिर्फ 4 ही वुमेन जो है वो एमएलए बन के आई थी 68 में से। यहाँ पे तो 50% ठीक है ना, आ रहा है, तो यहाँ से तो चलो ठीक है, लीगल है क्योंकि कानून एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, या नोटिफिकेशन पास हुआ है स्टेट का जहाँ पे 50% रिजर्वेशन जो है वो वुमेन को देनी है, तो देनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे वुमेन के पास रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पे उनकी संख्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये एक बहुत ही बड़ा, ये एक बहुत ही अलार्मिंग साइन है। तो कहीं ना कहीं जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये वुमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर कर रहा है, क्योंकि आज जो वुमेन इलेक्शन लड़ेंगी, जीतेंगी, कहीं ना कहीं वही फ्यूचर में एमएलए बनेंगी, वही फ्यूचर में एमपी बनेंगी, वही फ्यूचर में सीएम बनेगी। सीएम से याद आया, अभी तक हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो हमें कोई भी वुमेन सीएम जो है वो देखने को नहीं मिलती है। क्लियर। इवन कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर की भी बात करोगे तब भी अदर देन वन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इसके अलावा आगे इन सारे के सारे मेल हैं। तो राजनीति जो है दैट इज मेल डोमिनेटेड। क्लियर। इसका क्या एस्पेक्ट है, क्या मुद्दा है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फैमिली है। अगर वुमेन जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आ पा रही है, फैमिली की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अगर फैमिली की तरफ से प्रोत्साहन मिलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सेल्फिश मोटिव होता है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ पाए क्योंकि आप मेल हो, यही कारण है आपने अपनी माता जी या अपनी वाइफ को इलेक्शन में भेज दिया और पावर आपने पूरी की पूरी जो है वो अपने पास ही रखी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको आदत नहीं है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम करने की, उनका जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है वो भी वुमेन को डीमोटिवेट करता है कि वो और बढ़ चढ़ के जो है वो उसमें हिस्सा ले। क्लियर। इसके साथ साथ ये जो पंचायत सेक्रेटरी होते हैं और जो एक्स प्रधान होते हैं, पुराने मेल प्रधान या उप प्रधान होते हैं, या इवन जो इनके रिलेटिव्स होते हैं या जिसने कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़वाया होता है, जितवाया होता है, वो लोग जो हैं वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस है कि कभी कभी प्रधान को पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है और वो अपना काम जो है वो पीछे से करते रहते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ कास्ट सिस्टम है, मेल डोमिनेशन है, अगेन वही जो सोशल डायमेंशन है, ये सोशल डायमेंशन सबसे बड़ा कारण है। एजुकेशन कम है, क्लियर, उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम लोगों को जो है वो पॉलिटिक्स में, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वुमेन को उतना ज़्यादा हम एक्टिवली नहीं देख पाते। और ये चीज़ आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे हिमाचल प्रदेश जीके की अगर मैं बात करूँगा तो जैसे कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे ज़रूर हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो चुका है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो इतना ज़्यादा टेक्निकल है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर नहीं पाते अनटिल और अनलेस हमारा बैकग्राउंड उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप अपने आसपास देखते हो, तो चीज़ों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि टेक्स्ट एक बार देख लो, इसको रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किया करिए। तो ये जो पॉलिटी से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिनको आप ऐसे देख के ही कवर कर लोगे आसानी से, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर जहाँ पे डार्क है, जहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे सवेरा भी ज़रूर है, वहाँ पे आप लोगों को जो है वो रे ऑफ लाइट ज़रूर देखने को मिलेगी। क्लियर। तो पॉजिटिव चीज़ यही हो रही है कि एटलीस्ट कुछ वुमेन जो हैं वो एम्पावर्ड हो रही हैं। अगर हमें 1% भी एम्पावरमेंट देखने को मिल रही है तो उसको हम लोग जो हैं वो एक पॉजिटिव ग्रोथ के रूप में ले सकते हैं। वुमेन क्योंकि इलेक्शन जीत रही है तो धीरे धीरे सोसाइटी का जो कल्चर था जहाँ पे वुमेन की एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब वुमेन की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट ऑफिसेज में पहले मेल डोमिनेटिंग ही हुआ करते थे, लड़के ही निकाला करते थे, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वुमेन डोमिनेशन, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आज से 10 साल के बाद एटलीस्ट इन स्टेट सर्विसेज मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर्स जो होंगे वो लड़कियां ही होंगी। क्लियर। ये नो ऑफेंस टू मेल स्टूडेंट्स। क्लियर। लेकिन ऐसा ट्रेंड देख लो आप लोग, टॉप 10 में देख लो कि टॉप 5-6 जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% रेशियो जो है वो वुमेन की है, और धीरे धीरे वो नंबर जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। पहले उतना नंबर संख्या नहीं हुआ करती थी जितनी संख्या जो है वो आज हमें देखने को मिलती है। क्लियर। और अब एक्सपोजर मिल रहा है वुमेन को पंचायती इंस्टीट्यूशन में काम करने का, तो वो एक्सपोजर जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा।
क्लियर। तो ये जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, यहाँ पे अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग डायमेंशन है। तो आप लोगों को यहाँ पे एनालाइज करना है, मतलब यहाँ पे आप लोगों की एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो आपको दोनों चीज़ें सोचनी है, सिर्फ एक दायरा नहीं सोचना है कि बहुत ही बुरे हाल हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, ना ही बहुत अच्छा सोचना है कि बहुत ही बढ़िया हो गया, वही 50% होगी तो सब सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ें जो है वो ग्रेजुअल हैं, चीज़ें जो है वो स्लो हैं, और यही कारण है कि हम लोगों को इन सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो काफ़ी ध्यान देना चाहिए। क्लियर, डन। यहाँ पे कहानी सारी क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो हमारा सेकंड एस्पेक्ट है, दैट इज़, इस पे हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी क्योंकि हिमाचल में इतनी ज़्यादा वो है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, इसके बारे में कंटेंट भी उतना अवेलेबल नहीं है और ये एक्ट भी बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ा। क्लियर। लेकिन अगेन थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी, और जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसमें भी इसको जो वो कवर किया गया है, किया जाएगा। क्लियर, क्योंकि आपका जो लेक्चर साथ साथ चलेगा, साथ में जो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ हैंड में आपको लेक्चर दिए जाएंगे या हैंडआउट्स दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को और ज़्यादा बेटर कर पाओगे। क्लियर। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चलो बात कर लेते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात करता है, यानी आसान भाषा में म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो एक एक्ट पास किया गया, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994। क्लियर। और हिमाचल प्रदेश एक्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया गया कि हिमाचल के किस एरिया में नगर पंचायत, किस अर्बन एरिया में नगर पंचायत होगी, किस अर्बन एरिया में जो है वो काउंसिल होगी यानी कि म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, और किस में जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। और ध्यान रखना, जहाँ पे कॉरपोरेशन होगी उसके लिए अलग से 1994 में एक एक्ट पास किया गया है, दैट इज हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994। तो दोनों में डिफरेंस है। क्लियर। तो हम लोग बेसिक म्यूनिसिपल एक्ट की बात करें जहाँ पे तीनों की ओरिजिनेशन हुई है। अगर हम बात करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत उस एरिया को कहा जाएगा जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 2000 से ज़्यादा हो और उसका जो रेवेन्यू हो वो 5 लाख से या 5 लाख के आसपास जो वो रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहा हो या कर सकता हो, उसको हम लोग जो है नगर पंचायत का स्टेटस है, उसको हम लोग नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस एरिया को नगर पंचायत का स्टेटस दे सकती है। उसी तरह से म्यूनिसिपल काउंसिल जो थोड़ा बड़ा अर्बन एरिया होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 5000 क्रॉस कर गई है, वहाँ 5000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और वहाँ पे जो एनुअल रेवेन्यू है वो 10 लाख जनरेट किया जा सकता है, जनरेट किया जा रहा है, वो नगर पंचायत उसमें 10 लाख से ज़्यादा जनरेट हो रहा है और पॉपुलेशन भी 5000 से ज़्यादा हो चुकी है, तो उस एरिया में इसको जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल डिक्लेयर किया जा सकता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहले यहाँ पे 50,000 हुआ करता था। 2020 में सरकार ने कुछ एरियाज को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने के लिए इसका जो नंबर है 50,000 से 40,000 कर दिया। तो अब हमारे देश में, अब हमारे प्रदेश में कोई भी एक ऐसा एरिया, कोई भी अर्बन एरिया जिसकी पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन जो है वो 40,000 से ज़्यादा है और उसका जो रेवेन्यू है वो 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो उसको हम लोग कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ये होता है, ये अब देखो, ये तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 74th अमेंडमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरे का पूरा जो वो स्टेट टू स्टेट वरी करेगा, हर एक स्टेट में डिफरेंट तरीके से जो वो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और म्यूनिसिपैलिटीज़ होंगी वैसे ही जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलती है, यानी कि मान लो अब यहाँ पे वो पंगा नहीं है कि 3 टियर होगा, यहाँ पे सिंपल है, या तो म्यूनिसिपल काउंसिल होगी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी या म्यूनिसिपल या नगर पंचायत होगी, और हर एक में जो है वो अलग अलग एरियाज़ को जब वो वार्ड्स में डिवाइड किया जाएगा, और हर एक वार्ड जो है उसका अपना अपना वार्ड मेंबर होगा, जिसको पंचायत पे हम क्या कह रहे थे, पंच कह रहे थे। और यही वार्ड मेंबर जो है वो तुम्हारा जो भी म्यूनिसिपैलिटी का मेयर वगैरह, चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी होगा, उसको जो है वो अपॉइंट करेंगे। क्लियर। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये जो चीज़ें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखो फंक्शंस क्या है। फंक्शंस अगेन सारे का सारा जो अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड फंक्शंस, देखो आसान भाषा में जो आपको आपकी डे टू डे एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, चीज़ अफेक्ट कर सकती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को, नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, वही पंचायतों के पास फंक्शन है, वही जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास फंक्शन है। चाहे अर्बन प्लानिंग की बात कर लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स की बात करो, तो आप लोग देखते हो कि म्यूनिसिपैलिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। क्लियर। चाहे आप रोड्स की बात करो, ब्रिजेस की बात करो, वाटर सप्लाई की बात करो, हेल्थ की बात करो, क्लियर, फॉरेस्ट्री की बात करो, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात करो, स्लम्स की बात करो, क्लियर, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन यानी कि गरीबी जो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिम्मेवारी जो है वो पंचायतों की है, शहरी क्षेत्रों में जो जिम्मेवारी है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ की है। क्लियर। पार्क बनाने म्यूनिसिपैलिटी बनाती है, गार्डन, प्ले ग्राउंड्स, क्लियर,
कल्चरल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल एस्पेक्ट्स की प्रमोशन म्यूनिसिपैलिटी के पास है, ठीक है। कोई म्यूजियम बना दिया, कोई शोरूम बना दिया, ठीक है। उसके साथ साथ बरियल ग्राउंड्स है, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी से सर्टिफिकेट जो है वो इशू होते हैं। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो गाँव में पंचायतें इशू करती हैं, यहाँ पे जो वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा इशू किया जाता है। स्ट्रीट लाइट लगाना, पार्किंग लॉट्स बनाना, बस स्टॉप्स बनाना, पब्लिक कन्वीनियंसेस के बाकी साधन जुटाना, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास आएगी, चाहे वो पंचायत है, नगर पंचायत है, चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे काउंसिल है। क्लियर? तो आसान है, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, बेसिक चीज़ें हैं, आपने आसपास देखो हर चीज़ दिखेगी, इसको मेमोराइज कर लेना। तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अर्बन लोग 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी इंप्लीमेंट करने में हमें काफ़ी चैलेंजेस और काफ़ी प्रॉब्लम्स का हमने सामना किया, उसी तरह से हमने 74th यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया। कहानी क्या है कि अब क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ 10% के आसपास ही पॉपुलेशन ऐसी है जो कि शहरी क्षेत्रों में या अर्बन एरियाज़ में रहती है, अब थोड़ा सा इसका परसेंटेज बड़ा होगा, लेकिन अभी भी हिमाचल में यही कारण है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा इसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंज वही है जो चैलेंज पैसों का है, फाइनेंसिस का है, जिस तरह का चैलेंज जो है वो हमारी पंचायतें फेस कर रही है, सेम फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ भी फेस कर रही है। दूसरा यही है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको डिसॉल्व करने की पावर स्टेट के पास है, क्योंकि इसी एक्ट में लिख दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व म्यूनिसिपैलिटीज़ एट एनी टाइम, किसी भी समय पर उनको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है उसकी ये चीज़ विपरीत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन दी गई थी वो इसलिए दी गई थी ताकि इनमें एक सर्टेनिटी हमें देखने को मिले। और नेक्स्ट है दैट इज रैपिड अर्बनाइजेशन एंड रिलेटेड इश्यूज, लैक ऑफ कंसिस्टेंट अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी। तो आसान भाषा में अब देखो यार, ये वो चीज़ें हैं जो जितना एग्जाम्पल दूं मैं आपको कम है। कुछ साल पहले हमने देखा था शिमला वाटर क्राइसिस, देखा शिमला में पानी खत्म हो गया था, मतलब टूरिस्टों से गुहार लगाई जा रही थी कि भाई मत आओ या कम आओ क्योंकि पानी नहीं है शिमला में। तो शिमला वाटर क्राइसिस जो है वो डायरेक्ट अर्बनाइजेशन का और कहीं ना कहीं वो जो लैक ऑफ पॉलिसी या लैक ऑफ प्लानिंग थी हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला की, वो बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। क्लियर? क्योंकि शिमला जैसी जगह जहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ था ही नहीं। क्लियर? तो ऐसा तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि सारी जो वाटर सप्लाई को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। क्लियर? उसके साथ साथ हम शिमला में ही या धर्मशाला में देख लो, कुल्लू मनाली में देख लो, आज भी हम लोग जो वो ट्रैफिक कंजेशन जो है वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर देखते हैं। चाहे आप इसका रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन दे दो, लेकिन जब सिटी के अंदर ही ट्रैफिक कंजेशन लग रहा है तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं है ना, वो तो एक्सेसिव या अनप्लान्ड या पुअर अर्बन पॉलिसी है कि भाई ये जो शहर बना था ये इतने ज़्यादा लोगों के लिए नहीं बना था जितने लोग जो है यहाँ पे आने शुरू हो गए। उसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है या जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो अर्बनाइजेशन है ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फ्यूचर में देयर आर चांसेस, क्योंकि जिस तरह से शिमला वगैरह वाले जो एरियाज़ हैं वो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, तो जिस तरह से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है तो हो सकता है चांसेस हैं कि अगर अर्थक्वेक सिवियर अर्थक्वेक आ जाए तो थोड़ा नुकसान या हो सकता है ज़्यादा नुकसान हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगेन जिस तरह की फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हुई है उसका खामियाजा जो है वो हम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी भी कुछ नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगेन जिस तरह से पंचायती राज में इन्वॉल्वमेंट है वैसे ही यहाँ पे है। टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा यूजेस नहीं है। लोगों की पार्टिसिपेशन वैसे अगर मैं नॉर्मली बताऊँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इस बार जब हमारे इलेक्शन हुए म्यूनिसिपैलिटीज़ के कॉर्पोरेशंस के तो 65% लोगों ने वोट डाला, लेकिन यही जब हमारे विधानसभा वगैरह के इलेक्शन होते हैं तो 72 to 75% लोग जो है अपना वोट कास्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पंचायतों में भी देखा गया है, कहीं ना कहीं जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं यहाँ पे लोगों का जो एंथुजियाज्म है वो कम है एज कम्पेयर टू जो है चाहे हमारे MPs के वोट डल रहे हैं या हमारे MLAs के वोट डल रहे हैं उनके कंपेरिजन में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को आइडिया नहीं है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो क्या कर सकती है या क्या करेगी। और उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली कॉर्पोरेशंस का निर्माण किया गया तो वहाँ पे भी काफ़ी जो नियर बाई एरियाज थे, ग्रामीण एरिया थे, क्योंकि अब शहर की तो इतनी पॉपुलेशन है नहीं 40,000 से ज़्यादा कि भाई उसको जब वो कॉर्पोरेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। जो आसपास के गांव हैं उनको भी इंटीग्रेट किया गया, तो गांव के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि उनको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी रखा जाए, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स उनकी जो नीड है वो रूरल नीड्स ज़्यादा हैं रेदर देन अर्बन नीड्स। क्लियर? तो ये कुछ पहलू हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको टाइम के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा और एनरिच करोगे। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर के साथ साथ या इस लेक्चर से पहले अगर आपने देखा होगा, इस लेक्चर के साथ साथ इस लेक्चर के बाद जो आपका इंडियन पॉलिटी का 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको थोड़ा सा और रीड करिए, उससे आपका उसका कंटेंट जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक यूज़ हो जाएगा। क्लियर? एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा।
तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 73rd एंड 74th, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी किस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। बाकी आपका कोई भी डाउट रहेगा, जैसे आप में से ही एक ने कुछ सवाल भी पूछा था, मैं उस क्वेश्चन को ही भूल गया, मेरे दिमाग में तो था कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस करना था, तो कोई बात नहीं, उस सवाल को जब हम अगले दिन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके कंसर्न्स है, कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो क्लास में कवर नहीं हुआ है लेकिन आपको लगता है कि सर चाहिए, तो अगेन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि पब्लिक डोमेन में डाल लो, जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे डालो, ताकि बाकी लोग भी देखें। और अब मैं आपका हो सकता है कि हैंडआउट में जो है उसको इंटीग्रेट कर दूँ, या मेनली मैं आप लोगों के साथ अगले लेक्चर में उस टॉपिक को जो छूट गया है उसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। क्लियर? तो चलो आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।